दोस्तों वेलकम टू रोशन क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ए सिमिलरिटी, यानी कोई दो ट्रायंगल है, यदि उसके कोरस्पोंडिंग एंगल्स आपस में बराबर हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो आपस में इक्वल होता है एंड हेंस वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। और यहाँ क्या हम लोग को देखना है, एस सिमिलरिटी। एस सिमिलरिटी का मतलब क्या हुआ? एस सिमिलरिटी का मतलब ये होता है कि यदि दो ट्रायंगल के साइड्स, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। ध्यान दीजिएगा, उनके रेशियो इक्वल हो ऐसा कहिए तब, यानी तो सीधा कहिए कि कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया कि उसका रेशियो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो समझ में आएगा बेहतर। यहाँ एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है दोस्तों। यहाँ एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी और यहां एक बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं डी ई एफ, ठीक है। तो या तो आप ऐसे बोलिए कि ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ, यानी कि कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर है। कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो यहां पे गिवन क्या है कि बराबर है। नहीं तो ऐसे बोलिए कि कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या दिए गए हैं? प्रोपोर्शनल दिए गए। दोनों ही हिसाब से आप बोल सकते हैं। आइए यहां पढ़ते हैं सिमिलरिटी का क्या है स्टेटमेंट। इफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, यदि दो ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग साइड्स, मतलब कि ये फिर ये कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल है, मतलब कि उनका रेशियो आपस में बराबर है। मैं बार बार बोल रहा हूं, या तो प्रोपोर्शनल बोलिए और नहीं तो ऐसा बोलिए कि उनका रेशियो आपस में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। एंड देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, तो देन का मतलब क्या हो गया? तब। तो ऐसा अगर ये होता है कि अगर कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर हो तो देन देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उसके कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है, ठीक है। तो आपको यहां पे गिवन में क्या दिया हुआ? ऐसे ये जो प्रूफ कर रहे हैं तो ऐसा ले ही रहे हैं कि ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ बराबर है, लेकिन ऐसे कोई बाबू जरूरी नहीं होता है कि यही होगा। हो सकता है कि इतना बटा इतना भी हो, ट्रायंगल को घुमा के भी दिया जाए, तो वो तो क्वेश्चन सॉल्व किए तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्योरम साबित कर रहे हैं ना, तो बस यहाँ सीधा ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गिवन में क्या दिया हुआ है कि ए बी, ऐसे लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ ट्रायंगल में ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ दिया हुआ है। मतलब इतना बटा इतना, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, सबको मैंने बराबर कर दिया, यानी कि साइड्स, कोरस्पोंडिंग साइड को प्रोपोर्शनल कर दिया। टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई एंड एंगल सी बराबर एंगल एफ। मतलब कि ट्रायंगल जो ए बी सी है ये प्रोपोर्शनल है ट्रायंगल डी ई एफ के। ये आपको प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में, ये किसका साइन है? प्रोपोर्शनल का साइन नहीं है, सिमिलर का साइन है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ये आपको साबित करना है। दिया क्या हुआ है कि कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर है, मतलब कि एस यानी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो, साइड मैंने तीनों कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो आपस में बराबर है। तो आपको प्रूव क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब कि अगर एंगल आप इक्वल ला दें, कोरस्पोंडिंग एंगल, मतलब कि एंगल ए अगर आप ला दें डी के बराबर, बी ला दें ई के बराबर, सी ला दें एफ के बराबर, कोरस्पोंडिंग एंगल को यदि आप बराबर कर दें तो कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। अब रही बात कि आपका मेन टारगेट कहां है बाबू? कोरस्पोंडिंग एंगल को इक्वल करने की, ए डी के, बी ई के बराबर और सी एफ के बराबर। तो कोरस्पोंडिंग एंगल को इक्वल करना है, तो पूरा फुल टारगेट रखिए कि कोरस्पोंडिंग एंगल को इक्वल कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ा चीज देखिए, इस ट्रायंगल को ऐसे कीजिए कि इसी के बराबर इसमें इंसर्ट कर दीजिए भीतर, ठीक है। इस ट्रायंगल को इसके भीतर इंसर्ट कीजिए और उस ट्रायंगल का जो एंगल होगा, अगर इस ट्रायंगल के एंगल की इक्वल हो जाए, ठीक है, तो इसके भी ऑलरेडी इक्वल हो गया पिछले वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। आइए देखते तो बेहतर समझ में आएगा।
पहले यहां पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, यहां देखिए, इस ए बी के बराबर यहां पे काट लेते हैं डी पी, और ए सी के बराबर यहां पे काट लेते हैं डी क्यू। ठीक है, कट डी पी इजकल टू ए बी एंड डी क्यू इजकल टू ए सी, काट दिए। ठीक है, ज्वाइन, और ज्वाइन कर देंगे पी से क्यू को, पी से क्यू को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन पी टू क्यू, पी से क्यू को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब देखिए, अब आप कहिए कि इसके बराबर अगर आपने इसको कट कर दिया, इसके और इसको कट कर दिया, तो क्या दोनों ट्रायंगल आपका इक्वल हो ही गया, कॉन्ग्रुएंट हो ही गया? हम लाएंगे कॉन्ग्रुएंट, आप चिंता क्यों करते हो, बस बने रहिए, तो कहीं मत जाइए। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, मैं लाऊंगा इस चीज को, क्योंकि इस ट्रायंगल के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे बाबू, तभी ना ये वाले ट्रायंगल का एंगल अगर बड़े ट्रायंगल के एंगल की इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसके भी इक्वल हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? बात जैसे मैं देखिए बताते हैं, ऐसे बात को समझिए। आपको यहां पे x दिया हुआ है, ठीक, x बराबर आपको 5 लाना है। थोड़ा बात को समझिए, आप क्या कर रहे हैं कि y बराबर आपने 5 ला दिया, थोड़ा बात को समझो, y के इक्वल आपने 5 ला दिया। अगर आप किसी तरीके से ये साबित कर सको कि x और y अगर बराबर है तो नहीं कह दो कि इसलिए x भी 5 के बराबर होगा। मेरी बात समझ आ रही है? आपको लाना था x के बराबर 5, आप अगर y के बराबर 5 ला पा रहे हो तो किसी भी तरीका से ये साबित कर दो कि x और y बराबर है। तो जब y 5 के बराबर हो गया तो x भी 5 के बराबर हो गया। वही कंसेप्ट यहां लाना है कि इस ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो इस बड़े ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर ला पाना, इट्स सो इजी, ये काफी आसान है। तो वो अगर ला पा रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद रह क्या जाएगा कि बस इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्वेंट कर देना। तो जब ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो इसके भी तो एंगल बराबर हो जाएंगे ना बड़े के, क्योंकि ये दोनों को तुम कॉन्वेंट कर पा रहे हो। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक, यही कंसेप्ट है। अब यहां समझिए प्रूफ। तो सबसे पहले अगर ये सोचिएगा कि दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट करने चल रहे हैं तो जरा सोचिए, क्या ये दोनों को जो कॉन्ग्रुएंट करना है, मतलब सेम इसके बराबर हम वो ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है, ये कैसे साबित हो पाएगा? आप केवल इसके बराबर इसको खींचे हो, कट किए हो, इसके बराबर इसको कट किए हो, केवल 2 साइड मिल रहा है, तो क्या 2 साइड मिलने से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों? बिल्कुल नहीं, 3 साइड मिलने चाहिए, नहीं तो एस ए एस से होगा। तो यहां पे देखिए हमारा क्या टारगेट होगा कि इस दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट करना है, क्योंकि जो मेन टारगेट हो क्या बाबू कि एंगल को इक्वल करना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर करना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर जो करना है इस ट्रायंगल के डायरेक्ट तो होगा नहीं, होगा इस छोटे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो छोटे के बराबर करना है तो पहले ई बाहर वाला ट्रायंगल को इस छोटे के कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। कि कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, सब कह दीजिए कि हाँ ये दोनों बराबर चीज हुआ, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और उसके बाद इसके अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बड़े के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो गया, इसका मतलब इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बड़े ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो गया। तो पहले इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने पर विचार कीजिए। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? 2 साइड ही मिल रहा है, तो आपका फोकस कहां होना चाहिए? तीसरे साइड को मिलाने के, यानी कि BC को PQ के बराबर लाने के लिए आपको जो स्टेप्स लेना है लीजिए, और सोचिए कि BC PQ के बराबर कैसे होगा। ये जरा दिमाग लगाइए कि BC PQ के बराबर कैसे होगा। अब यहां देखिए, गिवन में आपने देखा है कि AB बटा DE और AC बटा DF, AC बटा DF बराबर है। AB बटा DE बराबर है AC बटा DF के, ये गिवन है। ठीक है बाबू? अब देखिए यहाँ AB के जगह पे हम DP लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर हमने कट किया ना। तो AB की जगह पे मैंने क्या किया, DP लिख दिया। तो DP बटा DE बराबर हो गया किसके? फिर AC की जगह पे क्या लिख देंगे? DQ के। तो DQ बटा DF के बराबर हो गया, है ना? इतना बराबर हुआ ना? अब देखिए, अब रेशियो तो बराबर हो गया। इस ट्रायंगल में जरा विचार कीजिए तो DP बटा DE और DQ बटा DF बराबर हो गया। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हम कह सकते हैं ना कि PQ पैरेलल है EF के। अब बोलिएगा सर अब क्या कर रहे हैं, आप तो पैरेलल करने चले गए। देखिए हम जो स्टेप्स कर रहे हैं उसी तरीका से हम BC को PQ के बराबर लाएंगे।
आप देखते रहिए, क्योंकि दो साइड्स मिल रहे हैं बराबर, ए बी डी पी के बराबर आपने कट ही किया था, ए सी के बराबर डी क्यू। मेन टारगेट क्या है, बी सी को पी क्यू के बराबर लाना, ये आएगा तभी जाके ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो आइए स्टेप वाइज करते हैं। तो पहले हम इस दोनों को क्या करेंगे, पैरेलल बोल देंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से, क्योंकि रेशियो इक्वल हो गया ना, डीपी बटा डीई और डी क्यू बटा डी एफ क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से आप क्या बोल सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल है किसके, ई एफ के। पी क्यू किसके पैरेलल हो गया बाबू, ई एफ के पैरेलल हो गया। और ये जब ये पैरेलल हो गया तो एंगल पी एंगल ई के बराबर, ठीक है, और एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर। इसलिए एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल ई के बराबर, ठीक है, एंड एंगल क्यू किसके बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर। क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। पैरेलल नहीं था ना बाबू, तो पैरेलल है तो ये तो बराबर होगा ही। आप कहेंगे कि बराबर करके आपने क्या कर लिया, इससे जस्ट पिछला थ्योरम याद कीजिए, आपने क्या पढ़ा था, ए ए ए सिमिलरिटी, यानी दो ट्रायंगल के अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है ना। तो ये छोटा ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल में जरा सोचिए, ये तो कॉमन है डी, ठीक, एक एंगल पी ई के बराबर अभी आ गया, क्यू एफ के बराबर अभी आ गया। तो जब ऐसा है तो यानी छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना, छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। आपको इस ट्रायंगल के बड़े ट्रायंगल के सिमिलर लाना था ना, और आप इस छोटे को बड़े के सिमिलर ला दिए। अब बस सिर्फ इसको इसके कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए तो ये भी सिमिलर हो गया ना, ये छोटा तो बड़ा ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। अगर बोल दीजिए कि ये और ये बराबर है तो ये भी नहीं हो गया बड़े ट्रायंगल के सिमिलर। खैर यहां देखिए, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, ओके। इन नाउ इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड डी ई एफ, डी पी क्यू और डी ई एफ में क्या, ठीक है ना, एंगल डी बराबर एंगल डी, ये कॉमन हो गया, ठीक है। और क्या मिला है बाबू, एंगल पी एंगल ई के बराबर है, एंड एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर है। ये ऑब्टेंड किया आपने, प्राप्त किया, ठीक है। इसलिए ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। और देखिए बाबू, जब ये सिमिलर कर दिए तो आप ऐसे बोल सकते हो ना कि डीपी बटा डीई बराबर होगा किसके, पी क्यू बटा ई एफ के, पी क्यू बटा ई एफ के। अब कहेगा दो ही क्यों लिखे हैं, एक और लिख लीजिए डी क्यू बटा डी एफ, तो उसका मुझे जरूरत नहीं है। अब कहिए क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, बीसी को पी क्यू के बराबर करना। तो यहाँ पी क्यू आ चुका है ना, उसी से हम साबित करेंगे। ध्यान दीजिए, ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गया, ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हुआ, तो डीपी बटा डीई पी क्यू बटा ई एफ के बराबर होगा। छोटे ट्रायंगल का पी क्यू है, अब बड़े ट्रायंगल का साइड ई एफ है, ये बराबर होगा ना। अब ध्यान दीजिए, जो गिवन था उसमें जरा ध्यान दीजिए इस चीज को कि डीपी का तो नामो निशान नहीं है इसमें, जो गिवन है उसमें ए बी दिया है, तो हम डीपी के जगह पे ए बी तो लिख सकते हैं ना। इसको ऐसे लिख दीजिए, डीपी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो ए बी बटा डी ई बराबर हो गया पी क्यू बटा ई एफ के। पी क्यू को चेंज मत कीजिए, पी क्यू को उतना ही रहने दीजिए, ठीक है। इसको एक नंबर ले लीजिए, ठीक है, या इसको एक नंबर रहने दीजिए, इसको 2 नंबर ले लीजिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे ए बी बटा डी ई किसके बराबर था, बी सी बटा ई एफ के बराबर था। यहां पे ए बी बटा डी ई किसके बराबर है, पी क्यू बटा ई एफ के बराबर है। मेरी बात समझ आ रही है? तो ए बी बटा डी ही बी सी बटा ई एफ के बराबर है, और यहां पे ए बी बटा डी ही पी क्यू बटा ई एफ के बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या समझ में आ रहा है कि बी सी बटा ई एफ पी क्यू बटा ई एफ के बराबर होगा कि नहीं होगा, बी सी बटा ई एफ पी क्यू बटा ई एफ के बराबर होगा। मतलब कि जब नीचे बराबर हो गया तो बी सी या पी क्यू बराबर होगा ना, बराबर हो गया ना, बी सी और पी क्यू आ गया ना बराबर। देखिए इसी बराबर इस दोनों को करने के लिए मैंने क्या किया, छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के सिमिलर किया। क्योंकि सिमिलर करेंगे तो ये रेशियो मेरा बराबर आया, और जब ये रेशियो बराबर आया तो क्वेश्चन में जो गिवन था
ए बी बटा डी बी सी बटा ई एफ के, यहाँ आया ए बटा डी पी क्यू बटा ई एफ के, तो बी सी बटा डी एफ बी सी बटा ई एफ आइए पी क्यू बटा ई एफ, दोनों को मैंने क्या किया बराबर किया, ई एफ कट जाएगा तो बी सी पी क्यू के बराबर हो गया। और जब बी सी पी क्यू के बराबर हो गया तो अब ये दोनों छोटे ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू, इस ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल में देखिए ए बी के बराबर डी पी तो आप कंस्ट्रक्शन ही किए थे, ए बी बराबर डी पी, जगह कम होने के चलते ऐसे लिख रहे हैं, आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। ए सी किसके बराबर हो गया डी क्यू के, एंड अभी अभी ऑब्टेंड किए हैं बी सी पी क्यू के, यहां पे ऑब्टेंड किए हैं ना बी सी बराबर पी क्यू, तो ट्रायंगल ए बी सी आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ना ट्रायंगल डी पी क्यू के, कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, ए बी सी डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब देखिए जब वो ये ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में जब हम लोग सिमिलर किए थे तो आपको याद होगा वहां पे क्या क्या बातें थी, एंगल पी ई के बराबर था, ठीक है। तो जब ये छोटका इसके कॉन्ग्रुएंट हुआ तो बी बराबर हो गया किसके पी के, सीपीसीटी से, अब पी ऑलरेडी बराबर था ई के, तो देखिए ध्यान से पी बराबर था ई के और अभी हो गया बी पी के बराबर, तो बी भी नहीं हो गया ई के बराबर। सुन पा रहे हैं ना मेरी बातों को ठीक से, ध्यान कहाँ है, इधर ध्यान तो लगाइए, बाद में कुछ काम कीजिएगा, पहले इधर पढ़ तो लीजिए। P के बराबर E मैं ला चुका था, कहाँ लाया था, यहाँ देखिए P के बराबर E लाया था ना यहाँ पे। अभी आ गया जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एंगल A बराबर होगा एंगल D के, A बराबर होगा D के, एंगल B बराबर होगा किसके एंगल P के, एंड एंगल C बराबर होगा किसके एंगल Q के, कैसे, तो CPCT से, CPCT से, CPCT से क्या होगा वो, ये सब बराबर होंगे एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए तो ध्यान दीजिए, तो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर हो गए। अब देखिए P ऑलरेडी बराबर था किसके E के, यहाँ किसके बराबर हो गया B P के, ठीक है। तो इसलिए एंगल B भी बराबर हो गया किसके E के हो गया, एंड C बराबर हो गया किसके F के, A D के बराबर हुआ ही हुआ, ठीक, और B भी बराबर हो गया E के। अब कोई पूछेगा B E के बराबर कैसे हो गया, तो पहले सब टेंट था मेरा P E के बराबर यहाँ पे, अभी आ गया B P के बराबर, तो B और E आपस में नहीं बराबर हो गया, P के ही बराबर E था, अब P के ही बराबर अभी B आया, तो ये B और E भी तो आपस में बराबर होगा ना, मेरे ही बराबर गोलू है, ठीक है, मेरी जितनी इनकम है उतनी गोलू की इनकम है, मेरी जितनी इनकम उतनी भोलू की इनकम है, दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे ना, ठीक है। तो B E के बराबर हो गया, अब फिर उसी प्रकार से C जो है F के बराबर हो गया, तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हो गए। इसलिए आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया किसके, सिमिलर हो गया ट्रायंगल DEF के। ये प्रूव्ड हो गया आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये SAA सिमिलरिटी के साथ, ठीक है। अभी SSS आपने देखा, इसके पिछले देखे थे AAA सिमिलरिटी, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग SAS सिमिलरिटी, ठीक है। तो इसको अच्छे ढंग से फिर से एक बार और इसको प्रूफ कर लीजिएगा अपने से, खुद से, बिना देखे हुए। पिछला भी रेगुलर जो है ना प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा तभी मैथ में अव्वल हो पाइएगा, अच्छे हो पाइएगा। प्रैक्टिस रेगुलर नहीं कीजिएगा अच्छा नहीं हो पाएगा। कितना भी मैथ को समझ लीजिएगा, अभी तत्काल तो बन जाएगा, फिर 3 दिन 4 दिन बाद नहीं बनेगा। इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस जो रिवीजन करना है उसमें एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी एक ही चैप्टर बार बार मत रिवीजन कीजिए। एक क्वेश्चन इस चैप्टर का उठा लीजिए एक्सरसाइज का, तो एक उस एक्सरसाइज का, तो एक उस एक्सरसाइज का, अलग अलग एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाते रहिए। उससे क्या रहेगा ना कि आपको सब चैप्टर का, सब एक्सरसाइज का दिमाग में बातें जो ना रेगुलर रिवाइज होते रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जय हिंद।